हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस, इन बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स, एंड ऑल्सो इन एवरीडे थिंग्स लाइक थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। प्रिंटेड मैटर के बिना हम अपनी दुनिया नहीं सोच सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल के एविडेंस हमारे आसपास हमेशा मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाएं, हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, follow the news through newspapers, and track public debates that appear in print. हम प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेजेस को देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, दुनिया में चल रहे पब्लिक डिबेट्स को भी पढ़ते हैं। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. We may not realize that print itself has a history which has, in fact, shaped our contemporary world. What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? आज के वक्त में प्रिंटेड मटेरियल हमेशा हमारे आसपास है, इसलिए इसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता था। हमें ये बात रियलाइज नहीं हो पाती कि प्रिंट का यानी छपाई का भी अपना एक इतिहास है, जिसने कंटेम्पोररी वर्ल्ड को शेप किया है। अब सवाल ये आता है कि ये इतिहास क्या है? प्रिंटेड लिटरेचर सर्कुलेट होना कब शुरू हुआ? मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में प्रिंटेड मटेरियल की क्या भूमिका रही? हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। ये इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? In this chapter, we will look at the development of print from its beginnings in East Asia to its expansion in Europe and in India. We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures changed with the coming of print. इस चैप्टर में हम प्रिंट के डेवलपमेंट को देखेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत ईस्ट एशिया में हुई और ये यूरोप और भारत में फैला। प्रिंट टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी हम समझेंगे। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे ये पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंट के आने से पहले किताब निर्माण की ये चित्र है।
16th सेंचुरी की ये रॉयल वर्कशॉप है। ये भारत में प्रिंटिंग शुरू होने के काफी पहले की बात है। यहाँ पे टेक्स्ट को बोल कर लिखाया जाता था, फिर उस पे तस्वीर बनाई जाती थी। प्रिंटिंग आने से पहले राइटिंग एंड इलस्ट्रेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रिंटिंग मशीन्स के आने के बाद इस आर्ट फॉर्म का क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, शुरुआती छपी किताबें। The earliest kind of print technology was developed in China, Japan, and Korea. This was a system of hand printing. From 594 AD onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood blocks. प्रिंटिंग की सबसे पहली टेक्नोलॉजी चाइना, जापान एंड कोरिया में डेवलप हुई। इस टेक्निक में हाथ से प्रिंटिंग की जाती थी। 594 एडी के बाद वुड के ब्लॉक्स को इंक लगाकर उसे पेपर पे रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ये छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। देखिए, मान लीजिए ये कोई वुड का ब्लॉक है और इस पे कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं, तो इस पे इंक लगा दिया जाता था और एक पेपर को इस वुड ब्लॉक पे रगड़ दिया जाता था, तो वुड पे जो डिजाइन होता था वो पेपर पे आ जाता था। As both sides of the thin, porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. पतले और पोरस यानी छिद्र वाले पेजेस के दोनों तरफ प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं था, इसलिए ट्रेडिशनल चाइनीज बुक को अकॉर्डियन स्टाइल में किनारों को मोड़कर फिर उसे स्टिच करके बनाया जाता था। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं था, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब अकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। मतलब इसमें पेजेस को ऐसे करके सील दिया जाता था, एक के पीछे एक प्रिंटिंग नहीं की जाती थी। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। जो कैलीग्राफर होते थे वे बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे और एक्यूरेसी के साथ लिख पाते थे। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। खुशनवीसी, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। The imperial state in China was, for a long time, the major producer of printed material. इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना बहुत लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर था। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil services examination. Textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of the imperial state. चाइना की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत बड़ी थी, जिसमें लोगों का रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होता था। इस एग्जाम के लिए जो टेक्स्ट बुक होता था उसे बहुत बड़ी संख्या में प्रिंट किया जाता था और इन किताबों को प्रिंट इंपेरियल स्टेट करवाता था। सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। From the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print. 16th सेंचुरी से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी, तो प्रिंटेड बुक्स की संख्या भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ी। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। By the 17th century, as urban culture bloomed in China, the uses of print diversified. 17th सेंचुरी से चाइना में अर्बन कल्चर यानी शहरी संस्कृति फली फूली, तो इससे प्रिंटिंग में विविधता आई।
17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। Print was no longer used just by scholar officials. Merchants used print in their everyday life as they collected trade information. अब प्रिंटेड मटेरियल्स का इस्तेमाल सिर्फ एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स या फिर काम करने वाले ऑफिशियल्स ही नहीं करते थे, बल्कि अब मर्चेंट्स भी अपने रोजमर्रा के व्यापार के इंफॉर्मेशन के लिए प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे थे। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। Reading increasingly became a leisure activity. The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literary masterpiece and romantic plays. पढ़ना एक लीजर एक्टिविटी बन गया, मतलब खाली समय में लोग किताबें पढ़ने लगे। नए पाठकों को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, रोमांटिक प्लेस पसंद था। पढ़ना एक शगल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। Rich women began to read, and many women began publishing their poetry and plays. Wives of scholar officials published their works, and courtesans wrote about their lives. अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी महिलाओं ने पोइट्री एंड प्लेस पब्लिश करना शुरू किया। स्कॉलर ऑफिशियल्स की पत्नियों ने उनके काम को पब्लिश किया। दरबारियों ने अपने जीवन के बारे में लिखा। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। विद्वान अधिकारियों की पत्नियों ने उनके कार्यों को प्रकाशित किया और दरबारियों ने उनके जीवन के बारे में लिखा। This new reading culture was accompanied by a new technology. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as Western powers established their outposts in China. पढ़ने का ये नया कल्चर नए टेक्नोलॉजी के साथ आया। लेट 19th सेंचुरी में जब वेस्टर्न पावर्स ने चाइना में अपने आउटपोस्ट्स स्टैब्लिश किए, तो उसी के साथ वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेसेस चाइना में इंपोर्ट हुए। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। Shanghai became the hub of the new print culture, catering to the Western style schools. From hand printing, there was now a gradual shift to mechanical printing. वेस्टर्न स्टाइल स्कूल के जरूरतों को पूरा करने के लिए शंघाई नए प्रिंटिंग कल्चर का हब बन गया। हैंड प्रिंटिंग के जगह अब लोग ग्रेजुअली मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट करने लगे थे। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या आंतरिक छपाई ने ले ली। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट इन जापान। जापान में मुद्रण। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड एडी 768 एडी से 770 एडी के आसपास चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra, containing 6 sheets of text and woodcut illustrations. Pictures were printed on textiles, playing cards and paper money. जापान की सबसे पुरानी किताब बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा 868 एडी में प्रिंट की गई थी। इसमें 6 टेक्स्ट के शीट्स थे और वुड पर खुदे चित्र थे। पिक्चर्स मोस्टली टेक्सटाइल पे, प्लेइंग कार्ड पे, पेपर मनी पे बनाए जाते थे। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ कार्ड पर खुद एक चित्र है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। इन medieval Japan, poets and prose writers were regularly published, and books were cheap and abundant. मेडिवल जापान में कविताएं और गद्य दोनों छपते थे। किताबें सस्ती थी
और हर जगह अवेलेबल थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, later to be known as Tokyo, illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans, and tea house gatherings. लेट 18th सेंचुरी में एडो, जिसे बाद में टोक्यो के नाम से जाना गया, वहां अर्बन एरियाज में अर्बन कल्चर फ्लरिश कर रहा था, जहां पे हम आर्टिस्ट्स को, कोर्टिजन्स को देख सकते हैं, टी हाउस गैदरिंग्स भी देख सकते हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घरों के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। Libraries and bookstores were packed with hand-printed material of various types. Books on women, musical instruments, calculations, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, cooking and famous places. लाइब्रेरीज में, बुक स्टोर्स में तरह तरह के हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स मिलते थे, जैसे महिलाओं पे किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे किताबें, कैलकुलेशंस पे किताबें, टी सेरेमनी पे किताबें, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग पे किताबें। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। देखिए, डायमंड सूत्र का ये एक पेज है। त्रिपिटका कोरियाना की ये चित्र है। Belonging to the mid 13th century, printing wood blocks of the Tripitaka Koreana are a Korean collection of Buddhist scriptures. मिड 13th सेंचुरी में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग के रूप में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का कोरियन कलेक्शन है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब है वुड के ब्लॉक्स पे प्रिंट किया जाता था। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपिटका कोरियाना क्या है। They were engraved on about 80,000 wood blocks. They were inscribed on the UNESCO Memory of the World Register in 2007. इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पे इनग्रेव किया गया है। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको शामिल किया गया है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। कीतागावा उतामारो द्वारा की गई ये एक यूकियो प्रिंट है। बॉक्स 1। कीतागावा उतामारो, born in Edo 1753, was widely known for his contributions to an art form called ukiyo, pictures of the floating world, or depiction of ordinary human experiences, especially urban ones. कीतागावा उतामारो का जन्म 1753 में एदो यानी टोक्यो में हुआ था। उन्होंने यूकियो, जिसका मतलब है तैरती दुनिया का चित्र, नाम की एक नई चित्रकला शैली में मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए थे। इसमें उन्होंने शहरों में रहने वाले आम लोगों के जीवन के एक्सपीरियंसेस को दिखाया था। कीतागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए। उतामारो ने यूकियो, तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। These prints traveled to contemporary US and Europe and influenced artists like Manet, Monet and Van Gogh. इनके प्रिंट्स यूएस यूरोप पहुंचे और माने, मोने, वैन गो जैसे आर्टिस्ट्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने, मोने और वैन गो जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। Publishers like Tsutaya Jujaburo identified subjects and commissioned artists who drew the theme in outline. Tsutaya Jujaburo जैसे पब्लिशर्स सब्जेक्ट्स को चुनते थे कि किस विषय पे चित्र बनानी है, फिर वो उसे आर्टिस्ट को देते थे और आर्टिस्ट उस विषय की रूपरेखा तैयार करते थे। Tsutaya Jujaburo जैसे प्रकाशक ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे।
Then a skilled woodblock carver pasted the drawing on a woodblock and carved a printing block to reproduce the painter's lines. In the process, the original drawing would be destroyed and only prints would survive. फिर एक स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई रूपरेखा को वुड ब्लॉक पे चिपका कर उसके आउटलाइन को रिप्रोड्यूस कर लेते थे। देखिए, मान लीजिए ये एक पेपर है जिसपे कोई आउटलाइन बनी हुई है। तो जो वुड ब्लॉक कार्वर होता था वो इस पेपर को इस वुड ब्लॉक पे चिपका देता था। फिर इस पे जो आउटलाइन बनी है उसको तराश देता था। तो इस प्रोसेस में जो ये पेपर था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता था, बट इस वुड ब्लॉक पे ये आउटलाइन बन जाता था। इसके बाद हुनरमंद वुडब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। ये पेपर है, ये वुड ब्लॉक है जिस पे पेपर को चिपकाया गया है, और ये आपका वुड ब्लॉक है। लेट 18 सेंचुरी में शुनमन कुबो द्वारा किया गया एक यूकियो प्रिंट जिसमें मॉर्निंग सीन को दिखाया गया है। एक पुरुष यहाँ खिड़की के पास बैठा है और बाहर स्नोफॉल देख रहा है। महिलाएं चाय बना रही हैं और बाकी महिलाएं घर के काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।